नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। मुद्दा आपका में आज हम बात करेंगे जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के भारत के संबंधों की। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे दुनिया में नहीं रहे, लेकिन शिंजो आबे के साथ भारत के संबंध याद किए जा रहे हैं। शिंजो आबे ने जापान के प्रधानमंत्री के रूप में कई बार भारत की यात्राएं की। जिस विरासत को सहज कर रखने की जिम्मेदारी उन्हें मिली थी, शिंजो आबे ने उसे और मजबूत किया। काशी के घाटों पर गंगा आरती में शामिल होना हो या बुलेट ट्रेन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के भविष्य की झलक दिखाना, शिंजो आबे वह चेहरा है जिसमें भारतीयों को उम्मीद नजर आती थी। न्यू इंडिया तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, तो उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि जापान कंधे से कंधा मिलाकर हर कदम पर भारत के साथ खड़ा रहेगा। भारत जापान संबंधों को मजबूती देने में शिंजो ने ऐतिहासिक योगदान दिया, जिसके लिए वर्ष 2021 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। शिंजो आबे के सम्मान और उनकी याद में भारत 9 जुलाई को राष्ट्रीय शोक मना रहा है। इसलिए मुद्दा आपका में आज हम बात जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के भारत के साथ संबंधों की करेंगे। उसके हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे। भारत ने एक अपना अच्छा दोस्त खो दिया है। चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नेहरू मेमोरियल से हमारे साथ वरिष्ठ फेलो प्रोफेसर राजाराम पांडे जी जुड़े हुए हैं। राजाराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। प्रोफेसर राजीव शाह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो निदेशक हैं क्यो यूनिवर्सिटी जापान से। राजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और बात करेंगे पूर्व राजदूत वीरेंद्र गुप्ता जी से। सबसे पहले बात राजीव जी मैं आपसे ही करूंगा। शिंजो आबे का निधन और भारत के साथ उनके संबंध, आप इस घटना को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ऐसे है कि हम लोग तो अभी भी मतलब इसको बिलीव नहीं कर सकते हैं। बुधवार को शिंजो आबे सान ने हम लोग का नेबरहुड में एक उनका एक गैदरिंग था। मैं उनको देखा था। मैं ऑफिस जा रहा था सुबह, हम उनको देखा जो उन्हें बातचीत कर रहा था। लेकिन मैंने ये सोचा नहीं कि दैट विल बी माय लास्ट साइट टू हिम। So we are really in a deep shock, and my sincere condolence actually goes to his family. ये भी काफी मतलब दुख का बात है कि उनका माताजी वो जी। काफी 90 ईयर का है, वो अभी भी जिंदा है, and she must be having a totally devastated and in a shocking incident. And his wife Akio-san, who have actually traveled to India also couple of occasions. So our sincere condolence actually to this great loss. जी। वीरेंद्र गुप्ता जी, भारत ने एक सच्चा दोस्त खोया है अपना। बात चाहे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की हो, भारत की विकास यात्रा की बात की जाए, भारत के शहरों के विकास की बात की जाए, जापान का खास तौर से शिंजो आबे जी का जो योगदान भारत में रहा है, उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे जी। हिंदुस्तान के बहुत करीब थे और दिली तौर से आपको याद होगा शायद कि बहुत साल पहले उनके दादाजी पहली विजिट पे आए थे और बड़ी अच्छी अच्छी बातें सुनी थी उसमें, क्योंकि इंडिया में जापान हारा हुआ देश था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जी। बट जापान के लिए बहुत एडमिरेशन था, शायद इस वजह से क्योंकि जापान ने हमारे इंडियन नेशनल आर्मी को सपोर्ट किया था। तो जब वो प्राइम मिनिस्टर जब आए यहाँ पे और अच्छी बातें मिली, तो शिंजो आबे एज अ चाइल्ड उनको यहाँ की खबरें पता चली और तब से उनके अंदर एक वार्म टेंडर फीलिंग इंडिया के लिए है। और दूसरी बात यह है कि स्ट्रेटेजिक तौर पे उनकी सोच इंडिया के से तालमेल एक कॉन्ग्रुएंट थी, कन्वर्जेंस था उसमें। जी। क्योंकि पहली बात तो शिंजो आबे चाहते थे कि जापान जो है अपना हक अदा करे इंटरनेशनल रिलेशंस में, जो रोल है वो पूरा अदा करे। जापान की बहुत बड़ी इकोनॉमी है और जिस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो हारा हुआ देश है उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, तो वो उस तरह के रिस्ट्रिक्शंस को हटा के एक नॉर्मल देश की
एक बड़े देश की रोल को अदायगी करना चाहते थे। और चाइना की बढ़ती हुई ताकत और चाइना के बढ़ते हुए खतरे से जी बहुत सावधान थे, बहुत इसको अहमियत, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। तो देखिए, इंडिया में भी चाइना से जो थ्रेट है उस पे बड़ी चिंता है। तो ऐसी कन्वर्जेंस दोनों की मिली, जिससे कि जाती तौर पे उनका अच्छा संबंध इंडिया से, और जी इंडिया और जापान की जो है वो नेचुरल कॉन्ग्रुएंस स्ट्रेटेजिक तौर पे। तो ये दोनों मिलके जो है शिंजो के कार्यकाल में, बहुत लंबा उन्होंने कार्यकाल किया प्रधानमंत्री के तौर पे, तो उस वक्त में इंडिया जापान के रिलेशनशिप में इकोनॉमिक लेवल पे, स्ट्रेटेजिक लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, सब चीजों में बहुत इजाफा हुआ। आपको जी मालूम ही है कि बिल्कुल। क्वाड में उन्होंने जो भूमिका अदा करी 2007 में, इनफैक्ट जी वो उनका बहुत इसके बड़ा इनिशिएटिव था जी जाहिर तौर पे क्वाड को शुरू करने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की जब हम बात करते हैं उसमें जापान की जो भूमिका रही, लेकिन भारत के विकास में जो योगदान रहा है जापान का, और खास तौर से शिंजो आबे जी ने जो योगदान दिया उसको कोई भुला नहीं सकता। इसलिए भारत आज जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को याद कर रहा है। प्रोफेसर राजाराम पांडे जी, जब हम भारत और जापान के रिश्तों की बात करते हैं, संबंधों की बात करते हैं, तो उसमें शिंजो आबे का योगदान भुलाए नहीं भूलता है। वो बात चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रिश्तों की हो या किसी और प्रधानमंत्री के साथ उनके संबंध रहे, ऐसा लगता है भारत के प्रति उनका एक रिश्ता था, और उस रिश्ते को, उस विरासत को वो लगातार आगे बढ़ा रहे थे। वो चाहते थे कि जापान और भारत एक दोनों दुनिया में एक दोस्त के साथ मजबूती के साथ संबंध बढ़ाते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आगे बढ़ें। आप कैसे देखते हैं इन संबंधों को? शिंजो आबे जब प्राइम मिनिस्टर बने 2007 में पहले बार ये इंडिया में आए थे अगस्त 2007 में, एंड उसी टाइम पे ये हमारा इंडियन पार्लियामेंट में उन्होंने एक स्पीच दिया था जो बहुत फेमस है जी इसमें एक इसका टाइटल था कॉन्फ्रेंस ऑफ द टू सीज। तो उसमें इनका अगर हम डीपली उसको अगर हम एनालाइज करें, उसी टाइम में शिंजो आबे ने समझ लिए थे कि इंडिया का फ्यूचर क्या होगा, क्या रोल होगा एशिया के लिए, बायलैटरल तो है ही, और हमारा रीजन के लिए। एंड वही दृष्टि से वो आगे उनका पॉलिसी आगे डेवलप किए। और जैसे पहले ऐतिहासिक में अगर चाहें तो वो तो है बहुत कुछ उसमें डेवलपमेंट है, लेकिन हम कंटेम्प्रेरी इशूज़ में हम बात कर रहे हैं। पहले तो ये बात है कि इनका जो सडनली जो उनका ये डेथ हुआ, ये एक ट्रेजिक न्यूज़ है फॉर अस। एंड नॉट ओनली इंडिया में, पूरा विश्व में एक्चुअली ये शॉक ये सडनली पहुंच गया। और पर्सनली मैं भी उनको काफ़ी पसंद करता हूं, और ये सचमुच दुनिया में हमारे पास नहीं है अभी। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है एक्सेप्ट करने के लिए, लेकिन यही है, फैक्ट यही है। और ये इंडिया से इतना प्यार उनको मिला है, और उनके भी इंडिया के लिए इतना प्यार मोहब्बत है और रिस्पेक्ट है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। और उन्हीं के टेन्योर में ये यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर रहे हैं एंड द लॉन्गेस्ट टेन्योर ड्यूरिंग द पोस्ट वॉर टाइम। एंड उसी टाइम में आप कोई भी फील्ड में आप देख लीजिए, कल्चरल देख लीजिए, इकोनॉमिक फील्ड में देख लीजिए, मैरीटाइम सिक्योरिटी फील्ड में देख लीजिए, डिफेंस कोऑपरेशन में लिख दीजिए, देखिए हमारा इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट एशिया में डेवलपमेंट करने का जो पार्टनरशिप है उसी में देख लीजिए। ऐसे मेट्रो का तो आपको सबको ये विजिबल है, शिंकानसेन प्रोजेक्ट है, ऐसे इस तरह का कोई तो सारे जो एरिया में उनका जो योगदान रहा है, ये इंडिया के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहा है और रहेगा आगे फ्यूचर में भी। और जो रोड मैप जो ये छोड़ के जा रहे हैं, उससे आगे हमें अभी और आगे बढ़ना है। और पॉलिटिकल लीडरशिप लेवल में दोनों साइड से एक ऑलरेडी एक्सेप्टेंस है कि हम दोनों के लिए हम साथ खड़े रहेंगे। और अनदर एस्पेक्ट, और एक अगर मैं एस्पेक्ट में अगर मैं थोड़ा सा दोहराऊं, अभी जो ये सिक्योरिटी जो एनवायरनमेंट है हमारा अभी एशियन रीजन में, वो अभी थोड़ा सा खतरे में है। इसीलिए हम थोड़ा ये दो इम्पोर्टेंट डेमोक्रेसीज है एशिया में, तो इनमें हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है उसी के डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, रूल्स ऑफ लॉ प्रोटेक्ट करने के लिए, उसी में हम सहमत है दोनों।
और ये चाइना फैक्टर अभी जो ये कोई जी। जिक्र कर रहे थे, तो उसी से तरह से हमको सावधानी से रहना पड़ेगा। जापान का भी प्रॉब्लम है विथ चाइना सेंकाकू आइलैंड के ऊपर। जो आपने रोड मैप की बात की, जाहिर जी। तौर पे अगर बात हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की करते हैं तो उसमें रोड मैप जो पूर्व प्रधानमंत्री जापान के शिंजो आबे जी ने बनाया वो भी अपने पे महत्वपूर्ण है। खासतौर से उसमें चीन को लेकर जो कूटनीतिक उन्होंने मंच तैयार किया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उसमें जो पहल उन्होंने की उसका भी एक बहुत बड़ा योगदान है। उसे भी मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा। लेकिन प्रोफेसर राजीव, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूं कि शिंजो आबे जी की प्राथमिकता में भारत हमेशा पहले रहा, उसके पीछे वजह क्या थी? जापान के साथ भारत के सांस्कृतिक कल्चर रिलेशन बहुत पुराने हैं, लेकिन शिंजो आबे जी का एक रिश्ता भारत के साथ अटूट रिश्ता लगता था। तो वो चीज इसमें थोड़ा सा हाईलाइट करना जी। चाहता हूँ। जी। उसको कहते हैं कि मतलब मैं उनको टर्म करूंगा कि लेसर नोन फैक्ट ऑफ आबे पॉलिसी। जो शिंजो आबे का पॉलिसी है उनमें इसको ज्यादा हाईलाइट नहीं हुआ, लेकिन वो काफी जो इंडिया जापान का जो बायलैटरल रिलेशन है इसका काफी बेस उसको मतलब बेस बनाते हैं। तो एक तो है जो पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी। जी। जैसे शिंजो आबे सन जो है मतलब बीइंग ए वेरी वेरी कैरिस्मेटिक लीडर, ही वाज वेरी अटैच्ड टू द जापानीज पीपल। और उसीलिए उन्होंने यही चाहते थे कि मान लीजिए वो एजुकेशन हो, कल्चर हो, स्पोर्ट्स हो, इंडिया और जापान का युवा जो यूथ ग्रुप है वो आपस से ज्यादा मिले जुले, ज्यादा अपना देश का बारे में दूसरा देश में चर्चा करे, उसका दूसरा देश का बारे में जाने। सो ये जो है पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी, ये शिंजो आबे का मतलब जो इंडिया जापान पॉलिसी का एक बहुत बड़ा बेस है। आप लोग का जान के खुशी होगी कि शिंजो आबे सान जो जापान इंडिया एसोसिएशन है, जी। अभी हम लोग दिस ईयर 2022 में हम लोग इंडिया जापान बायलैटरल और द डिप्लोमेटिक रिलेशन का 70 इयर्स मना रहा है। लेकिन जो जापान इंडिया एसोसिएशन ये 1903 में स्थापित हुआ था। तो इट्स ऑलरेडी 120 years old, 190 years old. Next year it will be 120 years. So he was the chair of the Japan India Association, and through that Japan India Association he was trying to promote this bilateral relations, especially people to people connection. So ये एक बहुत बड़ी चीज है, उसको हम लोग को समझना चाहिए। और एक चीज हम कहना चाहते हैं जो थोड़ा सा मेरा फील्ड का मतलब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ और मेरा फील्ड का थोड़ा नजदीक है, वो है शिंजो आबे का साइंस टेक्नोलॉजी पॉलिसी। ये ज्यादा इनका ऊपर ज्यादा चर्चा नहीं हुआ, लेकिन अगर आप थोड़ा सा डिफरेंट डॉक्यूमेंट देखें कि शिंजो आबे का एक ड्रीम था कि जापान का साइंस टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट should be 1% of the national GDP. जी। And you can imagine, like Japan's national GDP is extremely high. So 1% of national GDP उन्होंने वो साइंस टेक्नोलॉजी का ऊपर खर्चा करना चाहते थे। जी। उसका एक बहुत इकोनॉमी से भी उसका एक रिलेशन है, क्योंकि आप लोग को शायद पता होगा कि आबेनॉमिक्स करके जो आबेज इकोनॉमिक पॉलिसी, उनको आबेनॉमिक्स कहते हैं। तो आबेनॉमिक्स में 3 मेन पिलर है। उसका एक बहुत बड़ा पिलर जो है पावर ऑफ साइंस इनोवेशन। अभी हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया में जितना स्टार्टअप ग्रोथ हो रहा है, जितना इनोवेशन हो रहा है, जापान में भी काफी नया नया सेक्टर में नया नया इनोवेशन हो रहा है। बिल्कुल, मैं इसी संबंध को ही समझना चाहता हूं कि भारत में चाहे स्मार्ट सिटी की बात हो, काशी को स्मार्ट सिटी बनाने की बात हो, बुलेट ट्रेन की बात हो, मेट्रो ट्रेन की बात हो, किसी शहर को नदियों को साफ करने की बात हो, जापान का योगदान हर क्षेत्र में देखने को मिलता है। वीरेंद्र जी, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, ये जानना मैं आपसे चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रिश्ता उनके साथ बना, जिस तरह से उनके एक अपने उन्होंने कहा भी अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कि मैंने अपना प्रिय मित्र खो दिया है। वीरेंद्र जी, आप कैसे देखते हैं इसको कि आज व्यक्तिगत स्तर पे प्रधानमंत्री जी को और भारत को जो उनके जाने से नुकसान हुआ है, उसे आप कैसे देखते हैं?
देखिए, प्रधानमंत्री जब भी कहते हैं कि दोस्त खोया, तो काफी सही बात है। और कंट्री के रिलेशंस को इंडिविजुअल्स ड्राइव करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद जो है वो इंडिया जापान रिलेशंस को बहुत बढ़ाने के लिए उत्सुक थे। तो उनको प्राइम मिनिस्टर एबे में एक नेचुरल पार्टनर नजर आ गया। और उसके पहले भी उनसे मुलाकात हुई थी, जब वो पहले एज गुजरात चीफ मिनिस्टर गए थे जापान जी। में। तो उनको लगा कि जापान से संबंध बढ़ाने चाहिए, क्योंकि जापान से इन्वेस्टमेंट हो सकता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी हमेशा जो है अपने देश के फायदे की चीज सोचते हैं, और ये देख रहे हैं कि इंडिया में टेक्नोलॉजी कहाँ से आ सकती है, इंडिया में नई सोच। अब जैसे बुलेट ट्रेन के बारे में जो जी। जापान से आई, कुछ लोग कहते हैं कि ये इसकी वायबिलिटी क्या होगी, कितनी एक बुलेट ट्रेन होगी, वो ये बात नहीं है। बुलेट ट्रेन इतनी हाई स्पीड की लगाना इंडिया में बाय इटसेल्फ एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन है। ये कहना कि इंडिया में भी हम सब चीजें कर सकते हैं जो कि बड़े बड़े देशों में हो रहा है। तो आई थिंक प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये एक पहचान है, एक कैरेक्टरिस्टिक है। और उसमें उन्होंने शिंजो आबे को एक बहुत बड़ा एक पार्टनर तरह से जी। दोनों ने काम किया साथ में। और जैसा मैंने पहले बताया कि कोई भी दो देशों में अगर लीडर्स में पर्सनल केमिस्ट्री है तो बात और तेजी से आगे बढ़ जाती है। जी। लेकिन एक बेसिक तो इम्पेरेटिव होना चाहिए, क्योंकि इंडिया और जापान को आगे बढ़ने की जरूरत जो है वो नेचुरल है। और नेचुरल किस लिए हुई? क्योंकि चाइना के थ्रेट की वजह से। जी। तो जब ये दोनों कंट्री साथ में आए तो इकोनॉमिक्स का पार्टनरशिप देखते हैं। अब ये जापान जो है थोड़ा कंजर्वेटिव नेशन है, और ऐसा नहीं होता कि आज डिसाइड किया और कल जो है वो वहां पे काम शुरू हो जाए। तो पिछले 10-15 सालों में चाइना, इंडिया और जापान की रिलेशनशिप बेहतर हो रही है, लेकिन अभी भी इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है वो उस लेवल तक नहीं पहुंची जहां पे पहुंचनी चाहिए। जी। और मेरा ख्याल है जो शिंजो आबे और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी दोनों ही इस बात के कायल हैं, दोनों इस बात को समझते हैं। जी। बट इसको धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं, और दोनों देशों के लिए फायदा होगा। अब देखिए, जैसे इंडिया में अब मारुति कार, वो जापान से इन्वेस्टमेंट आया। बहुत सारे अच्छे अच्छे इन्वेस्टमेंट जापान से आए हैं, और बहुत तरीके से और आगे आ सकता है। जापान इज अ रिच कंट्री, टेक्नोलॉजी है, जैसे आपने कई चीजों में बताया जहां पे जापान ने अच्छे अच्छे काम किए हैं, तो उन प्रैक्टिसेस को हम इंडिया में अडॉप्ट कर सकते हैं। वीरेंद्र जी, अगर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की बात करें, आपने चीन की बात की, अगर भारत और जापान के रिश्तों की हम बात कर रहे हैं तो क्वाड की बात मैं करूं या आसियान की बात की जाए, इंडो पैसिफिक ओशंस की बात की जाए, जो भी इनिशिएटिव्स जापान ने लिए, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री ने लिए एक वैश्विक संतुलन को बनाने के लिए, क्या एक वो भी बड़ा आधार रहा है भारत और जापान के जो शीर्ष नेता रहे हैं उनके बीच रिश्तों को और करीब लाने में? जी हाँ। जो क्वाड की भूमिका है उसमें देखिए, जापान की भूमिका, भारत की भूमिका, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, क्वाड जो है एक डिप्लोमेटिक ग्रुपिंग है। जी। और दोनों, जैसे ये प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे का जो विजन इंडो पैसिफिक से पहले जो टर्म आया, उन्होंने कहा पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन। पैसिफिक ओशन में जापान है और इंडियन ओशन में इंडिया है। दोनों को जोड़ना, और किस तरह से ट्रांसपेरेंट और फ्री एंड ओपन नेविगेशन, तो उनका इशारा कुछ चाइना की तरफ भी था। तो रेटरिक्स में कोई भी बातें करी जाएं, खास मुद्दा जो है फिर से वो चाइना का ही निकलता है कि चाइना से खतरा है, चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, जी। चाइना की एग्रेसिव पॉलिसी। अभी देखिए, चाइना जो है वो अपने हर नेबर को बहुत एग्रेसिव और असर्टिव बिहेवियर करता है, चाहे इंडिया हो, चाहे जापान हो, चाहे और साउथ ईस्ट एशिया के जी, कंट्रीज हैं। बिल्कुल। उस तो वैश्विक संतुलन को बनाने में शिंजो आबे जी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। जी हाँ। उसे जी कोई हाँ। भुला नहीं सकता है। लेकिन राजा राम जी, अगर बात सिविल न्यूक्लियर पैक्ट की जाए, उसको लेकर भी जापान ने बड़ी दृढ़ता भारत के साथ दिखाई। हालांकि न्यूक्लियर पावर को लेकर जापान के अपने रिजर्वेशंस रहे हैं, लेकिन उस उतार चढ़ाव के बावजूद भारत के साथ सिविल न्यूक्लियर पैक्ट को आगे बढ़ाना, यह दिखाता है कि जापान भारत को और भारत जापान को
उसमें शिंजो आबे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जापान में एक एंटी न्यूक्लियर सेंटिमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जी क्योंकि वो एक ही देश है जो कि न्यूक्लियर इन परमाणु से विक्टिम रह चुका है इन द पास्ट। और जनरल अभी अगर हम कोई अगर ये ओपिनियन सर्वे करेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन विल बी एंटी न्यूक्लियर। तो दैट इज द फैक्ट, दैट इज गिवन। लेकिन अगर मैं एक उदाहरण दूं, 1998 में हम जब न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, 1998 से 2000 तक, ये 2 साल, ये थोड़ा सा हमारा सम काइंड ऑफ एबरेशन था रिलेशनशिप में, क्योंकि जापान रिएक्ट किया था काफ़ी स्ट्रांगली, क्योंकि ये न्यूक्लियर इशू में थोड़ा सा बहुत सेंसिटिव है बहुत। लेकिन आस्ते आस्ते फिर वो 2000 में योशिरो मोरी जब फिर इंडिया विजिट किए, उसी में फिर नॉर्मलाइज फिर ये हुआ। एंड देन उसी टाइम से जो ग्रोथ हुआ है, दैट पेस ऑफ दैट ग्रोथ हैज़ बीन वेरी स्पीडी, मतलब उसमें कोई रुकावट नहीं है। दैट इज़ वन। एंड सेकेंडली, ये कोई भी नेगोशिएशन, कोई भी बातचीत में, कोई इशू में, अदर इकोनॉमिक हो, कल्चरल हो या सेंसिटिव इशूज ऑफ न्यूक्लियर इशू हो, हमें जापान का नेगोशिएटिंग स्टाइल को समझना चाहिए। ये जो कि मेरे हिसाब से इंडिया में हम थोड़ा सा उसको ओवरलुक करते हैं, क्योंकि उनका स्टाइल वो बहुत टाइम स्लोली, वो डिसीजन इमीडिएटली नहीं होता है, क्योंकि वो पूरा इंटेंसिव स्टडी करते हैं, देन रिस्क एनालिसिस करेंगे, दोबारा फिर करेंगे और एक पर्सपेक्टिव से, एंड फाइनली एक डिसीजन में आएंगे। लेकिन डिसीजन एक बार ले लिया तो उसी में वो दे स्टिक टू इट irrespective of any bad effect or loss or whatever. So that part मैं थोड़ा सा हम काफ़ी 10-12 राउंड्स ऑफ नेगोशिएशन के बाद 2016 में ये न्यूक्लियर डील अभी साइन हुआ। तो उसी को हमको थोड़ा सा क्यों डिले हुआ ये हमको समझना पड़ेगा कि कल्चरल फैक्टर्स को, ये जो डिफरेंसेस है नेगोशिएटिंग स्टाइल में, उसी को भी हमको समझना पड़ेगा, सो दैट ये नहीं कि जापान वाज नॉट विलिंग टू साइन दिस ट्रीटी विद अस, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारे साइड से अगर हम हेस्टिली अगर सोचेंगे कुछ, ये आज हम बात कर रहे हैं तो कल हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है जापान के साथ। और जैसे ये कल्चरल फील्ड में इसीलिए ये कल्चरल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। और ये पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, ज़्यादा लोग अभी जाएंगे, रहेंगे, आएंगे, घूम के आएंगे, बातचीत करेंगे लोगों से। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारा वहाँ पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT सेक्टर में अभी काफ़ी लोग उधर है, एंड दी जापानीज हैव हाई रेस्पेक्ट फॉर आवर IT प्रोफेशनल जी। तो नंबर अभी स्लोली इंक्रीजिंग। So this is how more students are going, more more teachers are going. जी बिल्कुल, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी। प्रोफेसर राजीव जी, अगर पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी की बात करें और मोदी सरकार की जो विदेश नीति रही है उसमें इस पहलू पर खासा जोर रहा है। जापान भारत के हमेशा करीब था, सांस्कृतिक और हम कहें पर्यटन की दृष्टि से भी काफ़ी दोनों देशों के बीच काफ़ी करीबी थी। टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी, कई पहलू ऐसे हैं जिनसे दोनों देश करीब आए। लेकिन पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी का जो मुद्दा रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? तमाम सहयोग के बावजूद क्या आप आगे की राह को कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं 28 साल पहले जब जापान में आए थे, उस टाइम जापान में इंडियन का पॉपुलेशन था अराउंड 5,000। अभी वो बढ़ के 42,000 हो गया अभी। सो नाउ इट इज 8 times, बट इज इट एनफ? डेफिनेटली नॉट। लाइक इंडिया जापान का जो अभी रिलेशन जो है, इसको आगे बढ़ाने के लिए मैं बोलूँगा कि 2 तरीका का जरूरत है। एक तो है जो स्टूडेंट एक्सचेंज, जो एजुकेशन लेवल में चाहिए, क्योंकि हम लोग को ये जो रिलेशनशिप है उसको आगे ले जाने के लिए न्यू जनरेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड। और बाकी जो है, द सेकंड पॉइंट इज द टूरिज्म सेक्टर। बोथ इंडिया एंड जापान हैज सो मच टू ऑफर जो टूरिज्म इंडस्ट्री में। और कोविड का पहले अगर आप मान लीजिए कि नंबर ऑफ इंडियन टूरिस्ट कमिंग टू जापान काफी बढ़ रहा था। पिछले 2-2.5 साल में इसको थोड़ा सा स्टॉप हो गया। बट मेरा उम्मीद है कि मोर जापानीज पीपल, दे विल ऑल्सो कम टू इंडिया टू एक्सप्लोर इंडिया, और इंडियन टूरिस्ट ऑल्सो नीड टू कम टू जापान टू एक्सप्लोर जापान।
इसमें शायद मोर पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी बढ़ेगा। जी, जाहिर तौर पे शिंजो आबे ने भारत और जापान के संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए जो पहल की, जो प्रयास किया, जो कोशिशें की, जो योगदान दिया, निश्चित तौर पे आगे भी भारत और जापान के संबंध और मजबूत होंगे। जो बुनियाद उन्होंने रखी संबंधों की, उसको और ऊंचाइयां जापान और भारत मिलकर देंगे। आप तीनों ने संसद टीवी से बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।